हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो। ये तो मैं एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेशन को रख ही सकता हूँ। ठीक है बच्चों। और मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ कि जो बच्चे इस साल जेई एडवांस एंड जेई मेंस एंड नीट की का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। आप काइंडली साइट पे जाइए और वहां पे देखिए, बहुत अच्छा कोर्स में हमने डिजाइन किया हुआ है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये जो कोर्स है बेटा, ये बड़ा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमने 300 क्वेश्चंस का एक ऐसा ग्रुप बना के आपके सामने डिस्कस करना है, जो कि 300 क्वेश्चन का जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसका 70 to 80% उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे। इतना ध्यान रखना, तो बहुत फायदा होने वाला है। और 70 to 80% अगर क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप कर देते हैं तो आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये 300 क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा एक जो पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। इसलिए आप साइट पे जाइए और अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं सौरभ आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, वेलकम। ठीक, आज हमारा 12 का सेशन है। तो 12 के सेशन में आज हमें क्या करना है, क्या कर रहे थे पिछली क्लास में, याद है? इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन को अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक, तो याद है पिछली क्लास में कुछ आप लोगों ने सीखा था रेजिस्टेंसेस के बारे में, कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी गिवन अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आपने ये भी समझ लिया था कि ये एक मटेरियल की आप एक तरीके से बोलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो कि उसके लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की हुई है। जिस बच्चे को इन सारे पार्ट में कंफ्यूजन होगा वो काइंडली पहले वाला वीडियो जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 है, उसमें जाकर उस पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आज हम उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, आप लोग को याद है सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, कैसे समझते हो कि कोई भी रेजिस्टर्स जो है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो सीरीज में होंगे, वो पैरेलल में होंगे, ये कैसे आप समझोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इन ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि करंट इन ईच रजिस्टर मस्ट बी सेम, तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी बनता है कि अलग अलग रजिस्टर में भी करंट सेम आ जाए, ठीक है, लेकिन वो सीरीज में ना हो। इसलिए एक और डिस्क्रिप्शन इसके साथ होना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हर रेजिस्टेंस में करंट तो सेम होना ही चाहिए, बट हर एक रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्शन में होना चाहिए। एंड टू एंड का मतलब क्या है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर दूसरे का दूसरा टर्मिनल तीसरे के पहले टर्मिनल से होना चाहिए, एंड सो ऑन, लगातार। ठीक है, तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे बोलते हैं, याद करो। ऐसा कुछ ये है ना हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना? देखो कि ये जो रजिस्टर है, इसका पहला टर्मिनल ये है, दूसरा ये, इसका पहला टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो ये हो गया इसका दूसरा टर्मिनल, तो तीसरे का पहला टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। इसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आपको याद होगा इन तीनों के बदले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से जानते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक, एक्चुअली में इक्विवेलेंट निकालने का सेंस क्या है, क्यों निकालते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है। मतलब अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को के अक्रॉस एक सेल को मैं कनेक्ट कर देता, मान लो कि इस सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, तो अगर सेम सेल में इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता, तो ये तीनों मिलकर जितना पावर गैलिवर कर पा रहे हैं, या जितनी हीट यहाँ पे गैलिवर कर पा रहे हैं, या फिर इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में बोलो, ये तीनों मिलकर इस सेल से जितना करंट यहाँ गैलिवर करवा पा रहे हैं, उतना करंट अगर ये अकेला गैलिवर करवा पाए,
तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों के बराबर का काम कर रहा है, मतलब इन तीनों के बदले एक ही रेजिस्टेंस हमारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दैट इज द आर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया बात? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने से पहले आप लोगों को ओम्स लॉ अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। तो मान लो कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, उसका पहला टर्मिनल ये 1 है, ये दूसरा टर्मिनल 2 है। तो करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो आपको पता है ना कि करंट हमेशा हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ जाता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? याद करो, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और जिधर पॉजिट्रॉन मूव कर रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन के सेंस में अगर आप डिस्कशन करने की बात करो तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बोलते हैं बेटा हम लोग कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चलती है। तो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही बोला जाता है ना? समझ में आ गई बात? तो अल्टीमेटली करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ये बात तो आप जानते हो। तो करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल के लिए की तरफ जा रहा होता है, मतलब यहाँ 1 की पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल से ज्यादा होगी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू जितनी करंट इसमें है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि V इक्वल टू आई आर। V का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस। ये मत समझना कि एक सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से, सबको सब कुछ आपको पता है। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। ओम्स लॉ बड़ा कारगर है, बहुत काम आने वाला है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि ओम्स लॉ हर जगह वैलिड भी नहीं होगा। ठीक, बहुत सारे मटेरियल है लाइक इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। कंडक्टर के लिए भी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट के लिए ही ओम्स लॉ वैलिड होता है, उसके बाद वो ओम्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं होता। बट हमारे सिलेबस में इतना है कि वो रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इतना आपको दिया जाएगा जहां पे आप ये कैलकुलेट कर दोगे, मतलब आप ये मान के चलो कि ओम्स लॉ जो है आपके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम आगे इस तरफ अब चलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस की पहली टर्मिनल एक पोटेंशियल पे होगा और दूसरी टर्मिनल एक पोटेंशियल पे होगा। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि इससे हम एक सेल को कनेक्ट कर दें, तो सेल में पता है आपको कि इसकी पोटेंशियल मान लो कि V पॉजिटिव है, ये हायर टर्मिनल पे है तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? V पॉजिटिव। यहाँ देखो कनेक्टिंग वायर है, तो किसी भी कनेक्टिंग वायर में जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ V पॉजिटिव तो यहाँ भी V पॉजिटिव, यहाँ भी V पॉजिटिव। उसी तरीके से इस वाले से हमने जोड़ा, इसको देखो ये पूरा का पूरा कनेक्टिंग वायर है, तो जो यहाँ पोटेंशियल वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। ठीक है, ये V नेगेटिव है, यहाँ पे V नेगेटिव। तो देखो तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? देखो इसके क्रॉस कितना है? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसके क्रॉस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसके क्रॉस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, है ना? तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ठीक, तीनों की पहली की जो टर्मिनल हो, ठीक, तीनों का फर्स्ट टर्मिनल एक पोटेंशियल पे हो, तीनों की दूसरी टर्मिनल एक पोटेंशियल पे हो, तभी जाकर आप इसे आप क्या बोलोगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बहुत बार ऐसा हो जाएगा बेटा कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सेम आता, तो ऐसे केस में आप इसको पैरेलल को नहीं बोल सकते थे ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दो तरीके से आप डेफिनेशंस को यूज करेंगे। पहला कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होना चाहिए। दूसरा, तीनों की पहली टर्मिनल एक पोटेंशियल पे और दूसरी टर्मिनल एक पोटेंशियल पे होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक और बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट
जिन जिन पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम हो उनको आप एक सिंगल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। आपको याद है पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब अगर जिस जिस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी हम उसको एक सिंगल पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मतलब देखो इन तीनों की पोटेंशियल सेम है, इस पूरे डायग्राम को इस तीनों को मैं एक ही पॉइंट कंसीडर कर लूंगा, इस तीनों को एक ही पॉइंट कंसीडर कर लूंगा और उनके रेजिस्टेंस उनके बीच में जो रेजिस्टेंसेज हैं उसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्लियर है ना। इन तीनों को स्क्वीज कर गया एक ही पॉइंट पे, इन तीनों को कर गया एक ही पॉइंट पे, क्लियर है। मतलब जो भी हमारे पास सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे उनको हम एक ही कंसीडर कर लेंगे। मतलब ये जो सेल से कनेक्टेड है वो ये रहा, क्लियर। यहाँ की पोटेंशियल कितनी है वी पॉजिटिव, यहाँ की पोटेंशियल कितनी है वी नेगेटिव। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों के बदले मैं चाहता हूं, इस पूरे के बदले एक रेजिस्टेंस चाहता हूं मैं, जिसको सेम सेल से कनेक्ट करने पे यहाँ से जो करंट मान लो कि आई गया होगा, तो यहाँ पे जैसे ही ये करंट आया होगा यहाँ पे तीन अलग अलग रास्ते उसके निकलने के, I2 और I3। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब आप बोल सकते हो ना कि इस पॉइंट पे जितना करंट आया है वही करंट तो यहाँ से जाएगा। मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। इसमें देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के क्रॉस है, अगर इसके क्रॉस V1 बोल दूं मैं, इसके क्रॉस V2 बोल दूं और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V3, तो इस केस में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, ठीक है। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये लिख सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गई बात ना? अब इसी को जब प्रॉपरली हम सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी, मान लो कि ये जो करंट यहाँ से गया, देखो ये तीनों यहाँ से भी I1 आया, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I3 आया, तीनों मिलकर इस तरफ चले गए I, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि I1 I2 और I3 ये तीनों का सम यहाँ पे कितना हो जाएगा I के इक्वल। तो बैटरी की हमेशा को भी क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि बैटरी कोई करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं होती, वो बस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर देती है, ठीक है। जिससे जो भी चार्ज यहाँ से निकला, मान लो कि पॉजिट्रॉन यहाँ से निकला यहाँ पे आया, अब इसका काम क्या है कि उस पॉजिट्रॉन को उठाकर यहाँ से यहाँ पे भेज देना, ठीक है, ताकि सर्किट में करंट प्रॉपरली मेंटेन रह जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो जितना करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकला है उतना यहाँ पे आना भी चाहिए, क्योंकि ये ना तो करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ना ही चार्ज प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। मतलब अगर यहाँ से 10 कूलम चार्ज इस पे आएगा तो उस 10 कूलम चार्ज को ये यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया उसने, अब ये सर्किट में ये घूम जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना कुछ एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रहे, बैटरी करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, ये बस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। जो चार्ज इसके नेगेटिव टर्मिनल पे आके हिट होगा उसको बैटरी का काम ही है कि यहाँ से उसको उठाकर यहाँ पे ला दिया जाए। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था कि वर्क डन बाय द बैटरी टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल डिवाइडेड बाय द चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। याद है ना? और अगर सेल आइडियल है तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल को सेम बोला जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इस केस में पूछ दूं कि पोटेंशियल ईएमएफ कितना है तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। क्लियर है बेटा? क्योंकि आइडियल हम कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो फॉर्मूला आपको याद है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतनी बात तो आप 10 क्लास में भी पढ़कर आए हुए हो। तो सवाल है कि इसमें कितना अच्छा नया क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, तो एक बार करके देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो।
यहाँ पे एक सर्किट है, पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कुछ इस तरीके से, ये है 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम, बाकी को मैंने दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है। अब आपको निकालना है, बहुत अच्छे से समझोगे, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन। देखो हमेशा याद रखना, याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया है कि जो रेजिस्टेंस है वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट्स के क्रॉस आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो देखो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 2। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 एंड 3। ठीक, तीसरा क्वेश्चन 1 एंड 4। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब बच्चा अब यहाँ पे कैलकुलेट कर, बहुत सारे बच्चों मैं कंफ्यूजन यहाँ से हटा रहा हूँ सब किसी को, सीरीज पैरेलल अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे जिन दो पॉइंट्स के बीच में या अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर लो। ठीक, तो चलो 1 एंड 2 के बीच में निकालना है अपने को, तो हमने इसमें एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये रहा सेल हमारा। ठीक, सेल के पॉजिटिव से जितनी करंट निकली होगी उतनी यहाँ पे आकर मिलनी चाहिए, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, तो जो करंट यहाँ पे पहुंचा, यहाँ मान लिया मैंने I1 चला गया, I2 यहाँ चला गया, यहाँ I3 चला गया, इस तरफ I4 चला गया, यहाँ I6 चला गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, ये मैंने जस्ट करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सोचो ये I1 जो करंट है वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ से चलकर यहाँ पे पहुंचा, I2 यहाँ पहुंचा, दोनों मिल गए, यहाँ कितने चले गए I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो I1 प्लस I2 यहाँ पे आया, यहाँ से I3 चलकर आया, दोनों मिल गए, यहाँ कितने चले गए I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना चला गया। अब ये यहाँ पे पहुंचा, देखो यहाँ से I4 आया, यहाँ चले गए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब ये यहाँ पहुंचा, देखो यहाँ से I5 है, यहाँ से इन पूरे का सम जो है वो I चला गया, मतलब I जो है बेसिकली वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 के इक्वल है, होना भी चाहिए था। जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना ही तो जाएगा, समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ पे। तो हम बिल्कुल सिंपल सी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना सा हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो बोल के के उनको कि ये दिख रहा है ये और ये सीरीज में, भाई कैसे सीरीज में, एंड टू एंड चलो कनेक्शन हो गया, बट दूसरी क्राइटेरिया तो फुलफिल होनी चाहिए कि करंट सब में सेम हो जाए। तो देखो को करंट तो सेम सिर्फ इसमें और इसमें है, तो चलो मैंने इन दोनों को सीरीज मान भी लिया, बट क्या इन दोनों में जो करंट है वही इसमें है, इसमें तो करंट ज्यादा है, तो ये दोनों इसके साथ सीरीज में कैसे हो सकते हैं। अब फिर बच्चे कहते कि अच्छा ऐसी बात है कि ये और ये पैरेलल में, भाई एक बुक लगो समझना जरूरी है। देखो को इन दोनों का पहला जो टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे, क्या दोनों टर्मिनल की पोटेंशियल सेम है, देखो तो जरा 5 और 4 की पोटेंशियल सेम हो गई। अगर 5 और 4 की पोटेंशियल सेम हो जाती तो उसमें तो करंट जीरो हो जाता। याद करो ओम्स लॉ, क्या लिखते हैं V5 माइनस V4 इज इक्वल टू जो करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर V4 और V5 इक्वल हो गए तो वो तो जीरो हो गया, तो करंट कितना हो गया जीरो, तो सर्किट में करंट कितनी हो गई जीरो। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 और 4 की पोटेंशियल सेम नहीं है। बात समझ में आ गई कि इसका मतलब ये और ये पैरेलल में भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है ये और ये सीरीज में जरूर है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ये एक, देखो इसका पहला दूसरा टर्मिनल और इसका पहला टर्मिनल एक से जुड़े हुए, दोनों में देखो करंट सेम है ना, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो ये दोनों सीरीज में मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, बता दो जल्दी से। इनका इक्विवेलेंट दोनों के बदले में एक यूज करूंगा, इनका इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम, 2 और 2 थे, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम, मतलब 5 एंड 1 के बीच में उन दोनों के बदले में एक ही यूज करूंगा 4 ओम। अब जैसे ही ये हुआ, अब देखो तो जरा, ये देखो इन दोनों रेजिस्टेंस की टर्मिनल, उस पहले वाला जो था उसको भूल जाओ, उसके बदले 4 ओम आ गया है। अब इन दोनों की पहली टर्मिनल एक जगह पे, दूसरी टर्मिनल एक जगह पे, मतलब ये दोनों पैरेलल में आ गए, है ना। अब ये पैरेलल में आ गए तो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटा, याद करो 1/4 प्लस 1/4 2/4 कितना आ गया 1/2, उल्टा कर दो 2 ओम।
ठीक है, मतलब इन दोनों के बदले मुझे एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम। तो सर्किट और रिड्यूस हो गया यहाँ से, इसकी बस एक ही ओम मैंने ले लिया, ये 2 ओम है। ठीक है, अब देखो को जरा, जो करंट यहाँ जाएगा वही को यहाँ पे जाएगा, तो फिर से ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना। तो 2 ओम और 2 ओम 4 ओम फिर से। क्लियर, मैंने इसको भी हटाया, ये आ गया 4 ओम, मतलब 1 और 4 के बीच में ये आ गया 4 ओम। देखो कुछ जरा, ये और ये फिर से पैरेलल हो गए, दोनों का पहला टर्मिनल एक जगह पे, है ना, दूसरा टर्मिनल एक जगह पे। क्लियर है, तो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम। ठीक, तो इसको हटाओ, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये कितना बच गया बेटा, ये फाइनली कॉम्बिनेशन इसका 2 ओम। फिर देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में, फिर उसके साथ ये पैरेलल में, तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम, 4 और 4 पैरेलल, फिर से 2 ओम, इसको भी हटा दिया हमने, यहाँ से हट गया, ये गायब हो गया, ये कितना बच गया 2 ओम, ये बच गया ना इसमें। ठीक, अब देखो कुछ जरा, इनके बीच में देखो, ये दोनों सीरीज में है क्या, ये देखो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये दोनों सीरीज में, और ये उसके साथ पैरेलल में, तो ये आ गया कितना 4 ओम। तो हमारे पास ऊपर में रह गया 4 ओम, नीचे यहाँ पे ये कितना है 2 ओम। क्लियर है, ये पॉइंट है हमारा 1 एंड 2 जिसके बीच में निकालना था अपने को, समझ में आ गई बात। तो अब देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, जब दो रेजिस्टेंसेज हो तो आर इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। उसको सॉल्व करोगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट को, भी यही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, ये कितना आ गया 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, मतलब 8 बाई 6, मतलब 4 बाई 3 ओम हो गया। दिस वन इज द R इक्विवेलेंट बिटवीन, बट ये किसके बीच में है बेटा, 1 एंड 2 के बीच में। बात समझ में आ गई, सीरीज पैरेलल का एक अच्छा सा सवाल है ये। ठीक है, ये शायद IIT में भी आया हुआ है बहुत पहले। ठीक है, लिख लिया, सबने कर लिया है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बाकी का जो दो क्वेश्चन था वो आप ट्राई करोगे बिल्कुल इसी तरीके से, आपका काम है वो। ठीक, अब जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन हम ले ले कि ये देखो, ये 3 रेजिस्टेंसेज ऐसे कनेक्टेड हैं, मैंने एक सिंगल वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। हमें इस 1 और 2 पॉइंट के बीच में निकालना था, तीनों रेजिस्टेंसेज की वैल्यू सेम है, बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल, मैं बच्चे जैसा समझा रहा हूँ मैं को अभी। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, हेलो प्रतीक शुक्ला, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल नई टॉपिक है, सीरीज पैरेलल ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आप बस करके चलो। अरे वेरी गुड बेटा, आई लव इट, आप चेन्नई से बिलोंग करते हो, कोई नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब बस जो भी पढ़ा है सीरीज पैरेलल के बारे में आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, आप बस इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, अब जरा देखो कि यहाँ पे इस सर्किट में थोड़ा सा सीरीज, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसको बोल गए कि ये और ये सीरीज में एक साथ उनको दिख रहा है, बस बेटा जरा सोच तो लो कि क्या करेंगे, तीनों में सेम है, और सर्किट अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सीरीज और पैरेलल में, तो उसको रीड्रॉ कर लो। ठीक है, तो चलो रीड्रॉ करके इसको 1 एंड 2, इसको मैं 0.3 मान लेता हूँ, इसको 0.4 मान लेता हूँ। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब जरा ध्यान से देखो, ये कनेक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कनेक्टिंग वायर के क्रॉस हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है। इसका मतलब इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। और मैंने अभी आपको बोला कि जिन पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है उनको एक सिंगल पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब देखो ये 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब 4 और 1 की पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख लेंगे कि ये 1 और 4 पॉइंट एक ही जगह है। ठीक, क्यों, क्योंकि उनकी पोटेंशियल सेम है, इसलिए मैंने उनको सिंगल पॉइंट ले लिया। बिल्कुल उसी तरीके से देखो, ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये 3 है, मतलब 3 और 2 की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए, तो 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कनेक्ट करो जरा, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, 1 एंड 3 के बीच में है, तो ये रहा 1 एंड 3, ये काम कर दिया हमने। ये किसके बीच में, 3 एंड 4, तो देखो 3 पॉइंट ये है, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये रहा।
क्लियर। ये किसके बीच में कनेक्टेड है? 4 एंड 2 के बीच में। तो 4 पॉइंट कहाँ है? ये रहा। 2 कहाँ है? यहाँ पे। ये रहो एक और। तो देखो जो हमें सीरीज में दिख रहा था बेसिकली वो पैरेलल में है। ठीक, ये सारा काम जो है वो इसने किया है, कनेक्टिंग वायर ने। समझ में आ गई बात? ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका हो सकता है। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो 3/r उल्टा कर दो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? थैंक यू प्रतीक, आपने थैंक यू प्रतीक। आपको अगर मेरी बात समझ आ जाती है तो यही तो मेरी अचीवमेंट है बेटा। आखिर लास्ट में हमें अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप ही को समझ नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मेरी पढ़ाई अगर आपको समझ आ रही है, दैट इज द बेस्ट एप्रिसिएशन फॉर अ टीचर। थैंक यू। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप बस जुड़े रहो हमारे साथ। ऐसे ही कमेंट में लिख के बताते रहो कि क्या क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है। पूरी क्लास में आराम से बैठो, फिर देखो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, एक क्वेश्चन तो हो गई हमारी। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि अब जैसे देखो, मान लो कि सर्किट को थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। क्लियर, इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। अब इसको करके बताओ आप लोग। छोड़ो, इसको मैं ऐसे करते हैं। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ सीरीज पैरेलल पे, आप करके बताओ। ये मान लो कि एक कनेक्टिंग वायर है सर्कुलर, जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ऑल द रेजिस्टेंसेज हैविंग सेम वैल्यू। एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया ए, और एक मान लिया यहाँ पे बी, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। बताओ तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बता दो मुझे। बताओ बताओ जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। मैंने अभी बोला ना, कुछ भी समझना है रीड्रॉ कर लिया करो। तो रीड्रॉ करो इसको। रीड्रॉ कितना? देखो ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ए, और ये जिसके बीच में हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कनेक्टिंग वायर जुड़ा हो ना, उसके हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी। तो अगर यहाँ की पोटेंशियल वी ए है तो देखो तो ये पॉइंट भी, यहाँ की भी पोटेंशियल वही होगी, यहाँ की भी पोटेंशियल वही होगी, यहाँ की भी पोटेंशियल वही होगी। ठीक है, मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, ये मान लो बी ले लिया है, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे है सी। ठीक, अब जरा देखो, ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया ए और सी के बीच में, इसको कनेक्ट कर दिया ए और सी के बीच में, फिर से वापिस ये रहा ए और सी के बीच में। ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ए टू सी। अगेन ये हो गया ए टू सी, और ये किसके बीच में? सी टू बी। ये रहा सी टू बी। देखो तो कॉम्बिनेशन कैसा आ गया बेटा। देखो ये तीनों पैरेलल में, फिर उसके साथ ये सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा? r/3। ये कितना हो गया? r के इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये कितना आ गया? r/3, और ये r, ये a है, ये b है, और ये क्या था? c। क्या ये दोनों सीरीज में है? तो हाँ भाई सीरीज में है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू r/3 प्लस r विच इज इक्वल टू 4r/3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर है यहाँ पे? शुभम हेलो बेटा। हो गया, लिख लिया आपने? अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को, जैसे ये आपको समझ, मैं इसको ऐसे कर देता कि इस बी पॉइंट को यहाँ से हटा के इसको ऐसे मिला देता, और अब आपसे पूछता कि ए और सी के बीच में बताओ, तो क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो तो, ये देखो अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। क्लियर है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इस पूरे, देखो ये कनेक्टिंग वायर है ना, बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। कि जब भी बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा पोटेंशियल का चेंज होगा, सेल आ जाएगा पोटेंशियल का चेंज होगा। लेकिन अगर सेल और रेजिस्टेंस में से कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो देख लो ना, इसके बीच में कहीं भी इस पे
रेजिस्टेंसेज नहीं है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, और दूसरा पॉइंट सी जिसके बीच में निकालना था। तो देखो ये किसके बीच कनेक्टेड है, ए टू सी, ये भी ए टू सी, ये भी ए टू सी, ये भी ए टू सी, ये देखो ये हो गया। तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट बताओ, चारों तो पैरेलल में हो गए, तो क्या इज इक्वल टू आर बाई 4। समझ में आ गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, शाबाश रोशन। अब जैसे कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब थोड़ा स्टैंडर्ड अप अपना बढ़ाते हैं, हम लोग सीरीज पैरेलल को अच्छे से समझ रहे हैं। मैं थोड़े से सिमेट्री पे आता हूँ। हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो कि सिमेट्री से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हमेशा सिमेट्रिकल पार्ट पे सेम करंट होगा, पॉइंट को नोट कर लो। इन सिमेट्रिकल पोर्शन करंट इज सेम, और इन सिमेट्रिकल पार्ट करंट इज ऑलवेज सेम। जिस बच्चे को ये पता है, ठीक है, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एक डिफिकल्ट सा स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल मैंने अभी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। इस तरीके से हमें इस वन, ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2, इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ऑल द रेजिस्टेंसेज हैविंग वैल्यू आर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है? कोशिश करो सब लोग। प्रतीक नाराज क्यों हो गए, सारे मैसेज डिलीट कर दिए तुमने? चलो ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सोचो जरा, इसमें बहुत सारे तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो क्या है वो क्या है, पॉइंट सिमेट्री। जिन दो के बीच में निकालना है उनको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो मैं इसको सेल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रहा हमारा सेल, ठीक है, समझ में आ गया। सेल से मान लो कि करंट आई यहाँ पे एंटर हुआ, तीन अलग अलग रास्ते जाने के, I1, I2, I3। जरा सोचो, देखो मैं बहुत तरीके से करूंगा इसको अलग। सिमेट्री देखो ध्यान से, देखो कि यहाँ से तीन रास्ते निकल रहे हैं, यहाँ तीन रास्ते आकर मिल रहे हैं। जिन तीन रेजिस्टेंसेस सेम है, ये भी तीन रेजिस्टेंसेस सेम है, तो इसका सिमेट्रिकल पोर्शन ये रहा। तो जितना करंट यहाँ गया है उतना करंट यहाँ भी आएगा, आएगा ना बेटा? क्लियर? जितना करंट यहाँ गया है वो यहाँ से मिलेगा हमें। अभी मैंने बताया ना, सिमेट्रिकल पोर्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो जितना करंट यहाँ गया है वो यहाँ से मिलना भी चाहिए। तभी तो ये तीन आई जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब जरा सोचो तो, ये देखो, ये I1 करंट ऐसे गया और इधर की तरफ चला गया, देख लो। ये देखो I2 जो है वो सीधा पास हो गया, I3 जो यहाँ से आया और इधर को चला गया। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं गया है। ठीक है, अब चलो इसको मैं अलग पॉइंट से बोलता हूँ। अगर किसी भी रेजिस्टेंस में करंट नहीं गया है, इसका मतलब उसके दोनों टर्मिनल्स की पोटेंशियल सेम रही होगी। तो अगर इसके क्रॉस करंट जीरो है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी। इसमें भी करंट जीरो है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम रही होगी। तो एक तरीका कि इसमें करंट नहीं गया, ठीक, मैं इस पॉइंट को मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ। ये 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि इसको रिमूव करो, हटाओ इसको, क्योंकि इसमें करंट नहीं है तो बेकार का सर्किट रख के क्या फायदा है, यूजलेस है ये। तो इसको रिमूव करो। जैसे इसको रिमूव करोगे सर्किट कैसा हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा ना। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो देखो जरा कि जो करंट I1 यहाँ पे गया था वो यहाँ पे आकर मिला, जो I2 यहाँ गया था वो I2 यहाँ से मिला है, जो I3 यहाँ से निकला था वो यहाँ पे मिला है। तो देखो कि इसमें सेम करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में। ये दोनों क्या हो गए आपस में, सीरीज में। ये क्या हो गए, सीरीज में। क्लियर है यहाँ पे? तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पूरे को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये एक हो गया, ये कितना हो गया, 2R सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस ले सकता हूँ, वो कितना होगा, 2R।
इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस ले सकता हूं मैं, वो कितना होगा 2R। अब ये तीनों पैरेलल में आ गए तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R 3/2R, उल्टा कर दो 2R/3। तो इस पूरे के बदले एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 2R/3। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गई बेटा? क्लियर? तो ये कार्य इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो यहाँ पे 3 की पोटेंशियल, 5 की पोटेंशियल और 4 की पोटेंशियल सेम हो गई। तो अभी हमने सर्किट को ड्रॉ किया था, सर्किट को ड्रॉ क्या किया था, मैंने क्या बोला था कि जो भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे उनको क्या करो, एक पॉइंट कंसीडर करो। ठीक है, चलो उस तरीके से भी करके देखते हैं। देखो को ये समझ में आ गया ना? दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्री। मैं फालतू का कोई भी सिमेट्री नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिना मतलब एक लॉजिकल काम हम करेंगे, बिना मतलब की चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 3, 5 और 4 ये सेम पोटेंशियल पॉइंट है, तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2, जिसके बीच में हमें निकालना है। 3, 5 और 4 को एक पोटेंशियल हो गया, 3, 4 और 5। क्यों हुआ ये बात तो समझ में आ गया था ना सबको कि पॉइंट पार्ट सिमेट्री क्या बोलते हैं कि जो करंट यहाँ से गया यहाँ चला गया, इसमें कोई करंट नहीं, जिसमें करंट नहीं उसके दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी और इसकी पोटेंशियल सेम, मतलब ये तीनों की पोटेंशियल सेम। क्लियर? तो उनको एक मान लिया। अब देखो कि ये जो है किसके बीच में कनेक्ट है, 1 और 3, ये किसके बीच में 1 एंड 5, ये किसके बीच में है 1 एंड 4। ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा ये देखो किसके बीच में कनेक्ट है 3 एंड 5, तो 3 और 5 एक ही पॉइंट है, यूजलेस एक आ रही है इसलिए तो रिमूव कर दिया था, ये भी रिमूव कर दिया था। और देखो ये किसके बीच में कनेक्टेड है 3 to 2, तो ये रहा 3, ये तो 2, ये किसके बीच में 5 to 2, ये किसके बीच में है 4 to 2, ये रहा। तो सर्किट जो है बस ये बच के रहेगा हमारे पास। तो देखो कि ये कितना आ गया, ये R/3, ये R/3, फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन R/3 प्लस R/3, देखो को कितना आ गया 2R/3। यही आया था ना आंसर इसके पहले। ठीक, किसी भी तरीके से करो आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा और सही आएगा। ठीक, बस तरीका सेम होना चाहिए। और देखो इसमें बहुत तरीके से लोग बोलेंगे, लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, मतलब जिन दो पॉइंट्स को मिला रहे हो, देखो को ये जो लाइन है ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये इसका क्या है पैरेलल एक्सिस है। ठीक, मतलब अगर एक मिरर को मैं यहाँ पे लगा दूं तो जैसा पोर्शन इधर दिख रहा है वैसा पोर्शन उधर दिख रहा है, तो इसमें अगर I1 करंट होगा तो यहाँ पे करंट I1 दिखेगा आपको। क्लियर है? इमेज है, मतलब ये जो पोर्शन है इसका इमेज है। तो सोचो कि मैं यहाँ पे सामने खड़ा हो जाऊं, ठीक है, समझ में आ गई बात? और करंट अगर मेरे में I1 होगा तो वहां से भी I1 नजर आएगा। सब कुछ ऐसा है कि इसका सिमेट्रिकल ये, इसका सिमेट्रिकल ये, इसका सिमेट्रिकल ये। ठीक, तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री कहता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी पोटेंशियल को सेम मान लो। ठीक, क्या देखो तो हमने नहीं माना था, माना था ना। ठीक, तो क्या किसी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? बस फिर भी अगर करना चाहो तो कर लो। तो 3 की, 5 की और 4 की पोटेंशियल सेम हो गई, ये रहा सॉल्व कर दिया हमने। दिस वन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। इसके पहले जो हमने किया था वो क्या था बेटा, पाथ सिमेट्री, उसको पॉइंट सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक, एक होता है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, मतलब जो लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो ये पैरेलल एक्सिस, मतलब जो जिसके अबाउट निकालना है उसको एक लाइन से मैच करो। ये कौन सा हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस। तो देखो कि ध्यान से, अगर यहाँ मिरर लगा के कम है तो जितना पोर्शन ऊपर दिख रहा है उसका ऐसा ही नहीं यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब यहाँ की जो पोटेंशियल होगी वो यहाँ की पोटेंशियल होगी, होगी ना बेटा? समझ में आ रही बात ना? तो जब पोटेंशियल सेम तो उनको एक पॉइंट पे हम लेके जाएंगे, मैंने अभी किया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके अबव इस पूरे को ऐसे फोल्ड कर देंगे, उल्टा कर देंगे। समझ में? फोल्ड करने का मतलब ऐसे उलट के उसके ऊपर डाल देंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई बहुत इसमें डिफिकल्ट वाली, ये 12 क्लास के लिए है बेटा आयुष चिल, ये 12 क्लास की है और IIT एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स बच्चों के लिए है ये। ठीक है,
इतना बात समझ में आ गया। अब चलो अगले एक क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सिमेट्री वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया मजा आएगा तुम लोगों को। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं क्योंकि सीरीज पैरेलल तो आसान होता है। ये देखो, ये मान लो कि ऐसा है डायग्राम, ऐसा कुछ, ठीक। हमें इसके बीच में 1 एंड 2 के बीच में निकालना है, सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, वैल्यू आर है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में पहले तो सेल कनेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके सब कुछ। तो ये रहा, मैंने सेल कनेक्ट कर दिया 1 एंड 2 के बीच में, हो गया। मैंने मान लिया कि यहाँ से करंट आई गया है, तो यहाँ से आई आना भी चाहिए, ठीक। वो आई यहाँ पे पहुंचा, इधर को चला गया I1 और यहाँ चला गया I2। समझ में आगे बात। सिमेट्री देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो जो यहाँ से गया है वो यहाँ से मिलना चाहिए I1, और जो यहाँ से गया है वो यहाँ से मिलना चाहिए I2, ठीक। ये सिमेट्री कहता है हमारा पार्ट सिमेट्री है, सिमेट्रिकल पार्ट में सेम अमाउंट ऑफ करंट। अब सोचो जरा, बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ऐसा हो गया क्या कि ये I1 आया और इधर I1 चला गया, मतलब ये ऊपर ऊपर से ऐसे चला गया, इधर को नहीं गया, इनको हटा देंगे, वो रिमूव कर देंगे। बट रिमूव करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना कि रिमूव करना क्या सही में पॉसिबल है, ठीक। रिमूव तो हम तभी कर सकते हैं ना बेटा, जब उसके मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों इनकी पोटेंशियल सेम हो जाए, तभी हम रिमूव कर सकते हैं, तभी तो उसमें करंट नहीं जाएगा। तो जरा इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे होगे, मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम, एंड सोचो जरा, अगर यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल सेम, तुमने इसको भी रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ की भी पोटेंशियल सेम, तो सोचो यहाँ की पोटेंशियल जो भी होगा वो यहाँ वो उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। तो देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई, जीरो, क्योंकि डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट काय को आई जीरो होगा। क्लियर है, मतलब जो करंट यहाँ गया, अगर इसमें करंट गया नहीं, इसमें गया नहीं, तो यहाँ पे आया कैसे। सोच रहे हो ना इस बात को, समझोगे इस बात को। इसका मतलब कि ये पार्ट जो है इसमें करंट गया है, जीरो नहीं है, ये रेजिस्टेंस आप बाहर नहीं निकाल सके। हाँ, एक काम जरूर आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप ये बोल सकते हो कि I2 करंट सीधा चला गया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों और यहाँ ये मिले हुए हैं, ये बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये फिजिकल कांटेक्ट में होते तो इस I2 का कुछ फ्रैक्शन ऊपर चला जाता या ऊपर से कुछ करंट यहाँ पे आता। अगर ऐसा हो जाता कि ऊपर से नीचे आता तो यहाँ पे करंट I2 ना होकर I2 से ज्यादा होता, या फिर इसका कुछ फ्रैक्शन ऊपर चला गया होता तो यहाँ जो वैल्यू होती वो I2 से कम होती। लेकिन हमारा सिमेट्री कह रहा है कि यहाँ I2 है, यहाँ पे I2 है, इसका मतलब ना ऊपर से कुछ मिला है ना नीचे से कोई भी करंट ऊपर की तरफ गया है। तो ये बेसिकली फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, आप इसके कॉन्टैक्ट को रिमूव कर दो। समझ आ गई बात। और जैसे ही रिमूव किया, अब देखो ये I1 है, यहाँ पे पहुंचा I2, मान लो कि इधर को I3 गया, तो ये I3 ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया। यहाँ देखो कितना, देखो यहाँ से I1 आया था, इधर I3 चला गया, तो यहाँ कितना बच गया था, I1 माइनस I3, वो यहाँ पहुंचा, I3 यहाँ पे आया, दोनों मिल गए, देखो I1 चला गया, यहाँ शो हो भी रहा है, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं दिक्कत नहीं आ रही। क्लियर। तो ये देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, है ना। तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2R, 2R और इस R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2R/3 लिखेंगे ना, 2R मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, ठीक, 2R/3। मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो अब हमारे पास सिर्फ इतना सा रह गया, ये रह गया है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2R/3। अब ये करंट वगैरह हटा रहा हूं मैं, ठीक। करंट तो सिर्फ इस काम में था ताकि हम समझ सके कि सीरीज कहाँ पे है, पैरेलल कहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये 2R/3, ये R और ये R, ये देखो कि ये आपस में सीरीज में है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा, 2R/3 प्लस R मतलब 2R/3 प्लस 2R, मतलब कितना आ जाएगा, कर लो इसको, ऐसे मैं जुबानी कर सकता हूँ बट शायद तुम लोग को परेशानी हो जाए। तो 6 और 2 8, 8R/3, मतलब इस तीनों के बदले हम क्या यूज कर सकते। और ये देखो ये दोनों सीरीज में, तो नीचे कितना आ गया, 2R, और ऊपर में कितना आ गया, ये 8R/3। हमें तो निकालना था इसके और इसके बीच में। क्लियर। अब देखो कि ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा,
8r/3 multiplied by 2r divided by 8r/3 plus 2r। ठीक है ना बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। क्लियर है? ठीक, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाय सलोनी, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत प्यार से सॉल्व करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, जैसे जूम करो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ठीक है ना बेटा, सारे रेजिस्टेंस अगेन सेम आर है। हमें निकालना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के क्रॉस, दिस 2 पॉइंट्स। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो अभी हमने क्या सीखा कि जिसके अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले वहां को पहले एक सेल को कनेक्ट करो। तो चलो सेल को कनेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेल। तो सेल के पॉजिटिव से आई करंट गया होगा तो नेगेटिव पे आकर आई मिलेगा। ये तो सेल की खूबी है भाई, ये तो होना ही है, ये तो किसी भी हालत में सही होना चाहिए। ठीक है, अब ये आई जो करंट यहाँ पे आया, उसके पास 3 रास्ते, I1, I2 और I3। और यहाँ देखो जिस पॉइंट पे 2 पे, यहाँ पे 3 रास्ते आकर मिले भी हैं। एक देखो I2 को आकर मिल गया, ठीक, एक यहाँ से और एक यहाँ से आना चाहिए। तो सोचो जरा, क्या इसका सिमेट्रिकल ये है? तो इसका मतलब जो करंट यहाँ पे आएगा वो इस रास्ते से होकर यहाँ चला जाएगा। ये हो गया I2, सॉरी I1। क्लियर? और देखो ये जो पार्ट है वो इस रास्ते से होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना आ गया I3। क्लियर? सोचो क्यों जरा, I1 आया इधर चला गया, ठीक, I3 आया इधर चला गया, इस बेचारे में कुछ भी करंट नहीं गया, ये बेकार पड़ा हुआ है। जस्ट रिमूव इट। जैसे इसको रिमूव करोगे सर्किट क्या बन जाएगा? ये देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये एक था ही हमारा 1 और 2 के बीच में, ये देखो इसमें देखो एंड टू एंड कनेक्शन है ना, करंट भी सेम है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो ये कितना आ गया 2R, ये R है। उसी तरीके से ये और ये सीरीज में आ गए, तो देखो कि ये कितना आ गया, ये अगेन से 2R। क्लियर है? यहाँ पे तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, तो लिख लोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो 1/2R प्लस 1/2R 1/R, 1/R प्लस 1/R 2/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक डिफिकल्ट दिखने वाला सर्किट भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, देख पा रहे हो आप? ठीक है, चलो और क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हर्षित ने पूछा है मेरे से कि करंट इसमें क्यों नहीं गया। देख बेटा, सिमेट्री, यहाँ पे ध्यान से देख, अगर मैं इस लाइन को ऐसे काट देता ऐसे बीच से, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाती। ठीक है ना? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो सोचो जरा, जब इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाती, तो किसी भी रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल की पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो क्या वहां करंट जाएगा? ओम्स लॉ तो कहता है कि नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। इसको सिमेट्री से भी बोला मैंने कि जो भी करंट यहाँ पे आया है वो इस रास्ते में चला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो I2 को आया है, I1 और I3 भी आना चाहिए, क्योंकि I क्या है बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे I2 आ चुका है, तो इधर से I1 आया होगा और इधर से I3 आया होगा। ये भी तरीका है ये बताने का कि इसमें कोई करंट नहीं गया है। आप बाई सिमेट्री भी बोल सकते हो कि देखो इसके अबाउट देख रहे हो ना कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस से डाल दो, ठीक, तो पैरेलल एक्सिस को देखो, यहाँ पे अगर मिरर हम डाल देते कि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन एक जैसा दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल है, मतलब इन दोनों की पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये इसका इमेज ये है। समझ में आ गया बात? इसी कारण से मैंने बोला इसको। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। और देखो
हम्म, ये हो गया, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये है, ये है, जी क्वेश्चन है बेटा, हमें इसके अबाउट निकालना है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, हम किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं। ये 1 और 2 के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब कैसे करें, सवाल ये है। फिर से वही कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पाथ सिमेट्री, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर हो गया ना तो बाकी सब कुछ क्लियर है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि अगर हम इसके क्रॉस एक सेल कनेक्ट कर देते, तो यहाँ से करंट आई इस पे एंटर हुआ, रास्ते देखो 3 है, I1, I2 और I3, ठीक। तो लॉज के अनुसार अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो देखो इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब इसका सिमेट्रिकल कौन है, ये है, तो यहाँ से करंट I1 मिलना चाहिए। इसका सिमेट्रिकल कौन है, ये है, तो यहाँ से I2 मिलना चाहिए। यहाँ देखो I3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, I3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो सवाल देखो यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये I2 जो है ना सीधा चला गया है ना, तो आई ये जो सीधा जो चला गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट जो हमें दिख रहा है बेसिकली ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। अगर ऐसा होता, मान लो करंट यहाँ से इससे जुड़ता, तो I2 की वजह यहाँ जो करंट होगा वो I2 से ज्यादा होना चाहिए था, या फिर ये वाली जो करंट यहाँ पे आई है वो डाइवर्ट हो गई है, तो ये वहां पे जो करंट जाती है वो कम होती। ऐसा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पोर्शन में करंट सेम है, मतलब ना तो कोई डाइवर्सन हुआ है ना ही कोई वहां पे मिला है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसका मतलब ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो जस्ट रिमूव इट, इसको हटा दो, ऐसे बना दो, ठीक है। जी ऐसा हो गया, ठीक। एक बार बच्चे ने जैसे ही ये कर लिया, अब क्या डिफिकल्ट है क्या, देखो तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, मतलब पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये 2R, ये 2R, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आ गया R, ये यहाँ रह गया R, ये रहा R, ये रहा R, तो ये कितना हो गया पूरा ओवरऑल पूरा सीरीज में R/3, नीचे भी उसी तरीके से R/3, ये देखो 2R, ठीक। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना कितना डिफिकल्ट है, दिखने में बहुत भयानक सा सर्किट, लेकिन बहुत आसान सा पार्ट, ठीक है बेटा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो हो गया पाथ सिमेट्री, ठीक। एक और मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आप पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे था, तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है बेटा कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का हर एक पॉइंट जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ की पोटेंशियल, यहाँ की पोटेंशियल सेम, यहाँ की पोटेंशियल सेम। अब सर्किट को रीड्रॉ कर लो, हमें को 1 और 3 के बीच में, सॉरी 1 एंड 2 के बीच में निकालना है। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं 3, 4 और ये कितना आ गया 5, क्लियर है। तो सर्किट को रीड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा बेटा, बता दो। तो बिल्कुल ही आसान है, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सेम, सर्किट को रीड्रॉ करो, सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। आप चाहो तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज कर लो, देखो को इसके अबाउट जितना पोर्शन ऊपर वैसा ही हो बहु नीचे, तो मतलब इसको उठाकर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, इसको उठाकर यहाँ डाल सकते हैं। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि 3 की पोटेंशियल और 5 की पोटेंशियल सेम है ना, हूबहू यही पॉइंट है। अगर ये हमारा सर है, यहाँ मिरर है, तो ये भी तो हमारा सर, मतलब जो इमेज है उसका सर होगा, तो ये तो दोनों हमारे ही हैं, तो इसको उठाकर एक ही जगह कर दो। इसलिए इस पूरे को हम लोग पैरेलल एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर देते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा दूं, अच्छा आपको टाइम है नहीं, ठीक, तो अब क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग अगले पोर्शन में देखेंगे कि और क्वेश्चन इसके ऊपर अगले क्लास में किरचॉफ लॉ वगैरह पे कुछ एक सवाल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें करना जरूरी है किरचॉफ लॉ। ये आपको समझ में आ गया ना, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर लिखना कि आपको समझ में आ गया है या नहीं, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कर ही सकते हो,
लिखना को आपके हाथों में है, आप करो। हमारे हाथों में जो है वो हम कर रहे हैं, आपके हाथ में जो है वो आप करो। ठीक, समझ में आ गया बेटा? ओके, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास, कल का जो हमारा सेशन होगा वो 11 का होगा। ठीक, फिर उसके बाद आफ्टर टुमारो 12 का सेक्शन होगा एट द सेम टाइम 12 o'clock। ओके, मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय।